अगर नहीं हॉलोकॉस्ट जो करेंगे। है जूस के साथ नहीं होना चाहिए तो फलस्तीनियों के साथ भी नहीं होना चाहिए, इजिप्शियन के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेबनीज के साथ भी नहीं होना चाहिए, सीरियन के साथ भी नहीं होना चाहिए। पहली दफा जो है सन 48 से लेके आज तक इसराइल ने पहली दफा कहा है कि मुझको सीज फायर चाहिए। अब तक तो वो मारते ही रहता था, दूसरे लोग कहते थे मुझे मुझे सीज फायर चाहिए। तो अब 2 दिन से इसराइल करा मुझे सीज फायर चाहिए, और ईरान ने ये कहा कि ठीक है, इसराइल जब बंद कर देगा मारना हमको तो हम भी बंद कर देंगे। मतलब उनकी ये पोजीशन थी। जो भी कंट्रीज जो है इसराइल के मुआफिक नहीं है, इसको रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते थे, मतलब जैसे कि सीरिया है, इराक है, लीबिया है, और आपका सूडान है, यमन है, और उसमें ईरान भी शामिल है, कि इनके यहाँ रिजीम चेंज हो, मतलब इनके यहाँ ऐसी गवर्नमेंटें ले आओ जो कि फिर इसराइल के साथ दोस्ती करने पर मजबूर हो, या कम से कम उससे लड़ाई करने को कान पकड़ ले। 48 में जब वो भाग भाग के जर्मनी से आते थे, याफा, हाइफा, जो वहां के पोर्ट्स थे, वहां पे लोग जो है बैनर लिए कहते थे वेलकम वेलकम, और उनको खाना और पानी पेश करते थे। इजराइल ईरान युद्ध का आज 12वां दिन। इजराइल ईरान युद्ध और चौधरी बना अमेरिका। अभी भारत और पाकिस्तान में जो तनाव हुआ था, जो एक प्रॉक्सी वार है या वॉर कही, उसमें भी अमेरिका ने चौधराहट दिखाई थी कि दोनों को मैंने डांटा है, जैसे मतलब सीनियर बॉस की तरह। बहरहाल 12वां दिन है और अमेरिका ने 2 दिन पहले ईरान पर 3 हमले किए। दुनिया भर में निंदा हुई, यूएन चार्टर का उल्लंघन है। उस हमले के बाद ईरान ने कतर के यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया। आज सुबह 3:30 बजे ट्रंप का एक ट्वीट आता है एक्स पर कि सीज फायर खत्म, और रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह है कि सीज फायर न बंद करें, युद्ध बंद करें, सीज फायर खत्म। लेकिन इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। मामला क्या है, आखिर अमेरिका को पीछे क्यों हटना पड़ रहा है? क्या चौधराहट खत्म हो रही है, दबाव है, या यूएस सिटीजन का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? तमाम पहलू है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस एपिसोड में मल्टीलिंगुअल स्कॉलर जफरुल इस्लाम खान साहब हैं, और पिछला एपिसोड आपने सुना ही था जब हमने इस पे की थी एपिसोड। आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 2 दिन के अंदर यूएस का जो अमेरिका ट्रंप का जो रुख बदला है, उसकी वजह क्या है? इजराइल की भी चुप्पी है, ईरान भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो जंग के लिए तैयार है, और आज युद्ध विराम की घोषणा के बाद, सीज फायर के बाद ईरान ने इजराइल पर 6 हमले किए। स्वागत है सर। जी। जी नमस्कार। जी सर। तो एक इनिशियल मैंने बैकग्राउंड दी है, अब इस पे मतलब क्या है थोड़ा सा बताएं सर, किस तरफ जा रहा है ये जंग? ये देखिए, नेतन्याहू जो है वो, उसके दिमाग में एक फतूर है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। आज से नहीं है, ये जब से वो आया 1998 वगैरह में जब भी आया है, तब से उसके दिमाग में है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। उनके ख्याल में, मतलब उनके साथ जो लोग हैं, जो जायनिस्ट है, वो कहते हैं कि इसराइल तो बहुत ही छोटा सा है, हमको एक बड़ा मुल्क चाहिए, जो कि जैसे और बड़े बड़े मुल्क होते हैं भी वो छोटा है। उसके अंदर फलस्तीनी भी वेस्ट बैंक में घुसे हुए हैं, गाजा में घुसे हुए हैं। तो उनका ग्रेटर इसराइल का जो उनका तस्वुर है, बहुत ही पुराना तस्वुर है। वो ये है कि वो फ्रॉम नाइल टू यूफ्रेटिस, अच्छा। मतलब जो कि इजिप्ट का जो दरिया है, बड़ा दरिया नाइल, उसका जो ईस्टर्न जो 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 कोस्ट है, वहां से लेकर के यूफ्रेटिस, जो कि इराक का दरिया है, वहां तक है। और इसमें नीचे जो है, काफी नीचे तक, यानी सऊदी अरेबिया में आज जो खैबर एरिया है, मदीना एरिया है, जहाँ पहले यहूदी रहते थे, कुछ रहते थे वहां पे, और उसके बाद ऊपर जो है, जो लेबनान वगैरह है, और सीरिया का एक हिस्सा है, वो कहते हैं ये सब हमारा है, ये हम। तो इनकी बहुत ही पुरानी है, ले पाएंगे नहीं पाएंगे दूसरी बात है, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ कि उनकी सोच, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग सोचते हैं ना, कि जो अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान भी होगा, और नेपाल भी होगा, और बर्मा भी होगा, और श्रीलंका भी होगा, ये सब होगा।
तो ये सोच है। तो वो उसके दिमाग में बहुत जमाने से ये सोच है कि हमको, तो उसने जो है ये जंग जो शुरू की, देखिए गजा में जो 7 अक्टूबर 2023 को जो शुरू हुआ, उसको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, सब लोग आपके समझदार लोग हैं, जानते हैं जी, कि वो जी, उसी दिन नहीं शुरू हुआ, बल्कि ये 1918 से शुरू हुआ, जबकि बाहर के यहूदी आके वहां बसने लगे। अब भाई आप जो है, ठीक है आपके मोहल्ले में कुछ दूसरे लोग आके बसे, लेकिन आके वो चौधरी बन जाए, ये तो नहीं होता। ठीक है भाई, आप जी, जी, परेशान हैं, आइए हमारे यहाँ, ऐसा प्लॉट खाली है, आप ले लीजिए। बस वहां पे भी था, फलस्तीन में जगह खाली थी, बहुत ही उस जमाने में, यानी कंजेस्टेड नहीं था लोग आते थे। तो इन्होंने बल्कि 48 तक जो अरब थे उन्होंने वेलकम किया। फोटो तो आपको भी नजर आएंगे भी, 48 में जब वो भाग भाग के जर्मनी से आते थे, याफा, हाइफा, जो वहां के पोर्ट्स थे, वहां पे लोग जो है बैनर लिए कहते थे वेलकम वेलकम, और उनको खाना और पानी पेश करते थे। तो ये अरबों का वो था कि भाई आप परेशान हैं, आप वहां पे हैं, और ये ऐसे ही नहीं बल्कि आप इसी तरह के फोटो जो है और दूसरे कंट्रीज में, सीरिया, तो ये अरबों का वो था कि भाई आप परेशान हैं, आप वहां पे हैं, और ये ऐसे ही नहीं बल्कि आप इसी तरह के फोटो जो है और दूसरे कंट्रीज में, सीरिया में, इजिप्ट में, वहां पे भी देखेंगे कि जो जूस वहां से भाग रहे थे उनको लोगों ने वेलकम किया, भगाया नहीं। ठीक है आप परेशान थे, आप आए, अच्छी बात है, और हम भी करेंगे, कोई भी करेगा इसको, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आके उस पूरे मुल्क को कब्जा कर लीजिए और फिर 30-35 साल के बाद इतने पावरफुल हो जाइए। आप उन्हीं असली लोगों को निकाल दी, 70% लोगों को 48 में निकाल दिया, कितने लोगों को मार डाला, कितने को निकाल दिया, 550 टाउन और विलेजेस जो फलस्तीन के हैं उससे बिल्कुल फलस्तीनियों को खाली कर दिया, उनको ढा दिया, तोड़ दिया, पूरी, जैसे आज भी गजा में कर रहे हैं, पूरी तरह से तोड़ करके वहां पर अब जो है जोइश, जो नाम बदल दिया, जैसे नाम बदलने वाली पॉलिसी हमारे यहाँ भी चल रही है, नाम बदलते तो लगता है ये कोई नई चीज है, नई चीज तो नहीं थी। तो उसका ये उन्होंने किया। तो ये जो आप, कोई बाहर से आता है, मेहमान आता है, वो कहता है भाई ठीक है रह लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि वो कब्जा कर ले। तो जो अक्टूबर में हुआ था वो उसका उसका एक रिएक्शन था कि भाई आप कर रहे हैं, और उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड्स किया, 1992-93 में ओस्लो अकॉर्ड्स किया। उसमें कहा जी, अच्छा भाई जो बचा हुआ 90, जो 100% में से 22% खाली जो फलस्तीन बचा हुआ है, यानी वेस्ट बैंक और गाजा, इसी को हम मान लेते हैं चलो। लेकिन इसराइल उसको नहीं माना। और यही जो नेतन्याहू है, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अमेरिका में जो न्यूकॉन्स हैं, जिन्होंने की जंग कराई थी बुश के जरिए, इराक वराक सबको तबाह किया था इन्होंने, न्यूकॉन्स, इनका एक थिंक टैंक्स है, उससे इन्होंने एक एक प्लान बनवाया, और वो भी अभी नेट पे तलाश करेंगे आपके साथी तो आपको उनका मिल जाएगा। उसका नाम है क्लीन ब्रेक। क्लीन ब्रेक, उसमें क्लीन ब्रेक में ये है कि ओस्लो अकॉर्ड्स को ऐसे नाकाम करो कि किसी को लगे भी नहीं कि यहूदियों के, इसराइलियों ने किया है, बल्कि ऐसा लगे कि फलस्तीनियों ने किया है। तो इन्होंने जैसे ही आए 98 में, ये नेतन्याहू साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्लीन ब्रेक शुरू हो गया। फलस्तीनियों पर इल्जाम हुआ कि तुम ही कर रहे हो, तुम ही दहशतगर्द हो, तुम ही फला हो, तुम ही फला हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी स्टेट बन सके, स्टेट हम कभी नहीं देंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक में कैसे उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए। आज जो है उसका 1/3 हिस्सा वो पूरी तरह, जो कि अक़वाम यानी यूनाइटेड नेशन सबकी जो भी रेजोल्यूशन, एक दो नहीं 250-300 रेजोल्यूशन है, जिसमें ये है कि ये जो एरिया है गजा का और वेस्ट बैंक का, यहाँ पे पैलेस्टीन स्टेट बनेगी, ये सबका माना हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, गजा में तो नहीं कर पाए, इसलिए कि गजा में फिर हमास हमास आ गई, तो उन्होंने उनकी चलने नहीं दी। लेकिन वेस्ट बैंक में उन्होंने ओस्लो के बाद जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, वो इतनी कमजोर बनी कि उसके पास कुछ है ही नहीं है। मतलब उनको ये गिन करके इतने तुम गन ले सकते हो, गिन करके इतनी जीप ले सकते हो, गिन करके इतने तुम्हारे फौजी हो सकते हैं, इतने तुम्हारे पुलिस वाले हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल छोटी सी एक चीज है कि भाई तुम अपना जो है सिक्योरिटी वोटी के लिए कर लो, उसके आगे नहीं। अब उसके बाद इनकी जमीनों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। आज ये हालत है कि 1/3 पे, और अभी ये प्लानिंग हो रही है, अभी प्लानिंग जो हो रही है धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं 60-70% उस पर कब्जा कर लो,
और बाद में छोटे छोटे कहीं कहीं इधर उधर अंकलेव जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे एरिया अरबों के रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब पे कब्जा कर लो। तो ये उनकी सोच है। अब जब गजा में हुआ 7 अक्टूबर को, तो इनके दिमाग में आया कि अरे ये तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चलो अब गजा वालों को इतनी पिटाई करो, इतना मारो, इतना उनका सब तहस नहस कर दो कि ये वहां से भागने को मजबूर हो जाए। आज जो पॉलिसी है, जिसको ट्रम्प ने भी पहले कहा कि हम चाहते हैं उन्हें कहीं और बसाएं, सूडान में लेके जाएं, यमन में लेके जाएं, मान ली और कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं, लीबिया में लेके जाएं, जब सब प्लानिंग हो रही है, या जो सीनाई जो उससे मिला हुआ डेजर्ट है वहां पे बसा दे इनको, तो उनके दिमाग में यह आया कि तो बड़ा अच्छा है। और इसी तरह की पॉलिसी इस वक्त अगर जो भी हमारे जो सज्जन देख रहे होंगे कि वेस्ट बैंक में क्या कर रहा है इसराइल, रोजाना वहां पे पिटाई हो रही है, रोजाना इनके बुलडोजर जा रहे हैं, रोजाना उनके घर तोड़े जा रहे हैं, रोजाना उनकी जो सड़कें हैं उनको जो है बुलडोजर एक खास किस्म का होता है सड़कें तोड़ने वाला, वो तोड़ी जा रही है। मतलब ऐसा मजबूर करो कि ये लोग भागने पर मजबूर हो जाएं। मतलब वो चाहते हैं कि ये लोग जॉर्डन भाग जाएं और गजा में जो लोग हैं वो इजिप्ट या कहीं और भाग जाए। अभी भी आज सुबह को हमने देखा न्यूज में कि गजा के 1 लाख आदमी इस वक्त बाहर भाग चुके हैं। मतलब जो जहां जैसे कुछ मौका मिलता है उसको वो भाग जाता है। तो उनके चाहते हैं कि अक्सर आबादी, मतलब अभी 2.3 मिलियन है, उसमें से कहते हैं कम से कम आधी तो चली जाए यहाँ से। तो उनको ये मौका मिल गया। अब इसके बाद उन्होंने देखा कि हमारा जो प्लान है इसमें इस वक्त, अब वो जो बात है जो कि बुश के जमाने में हुआ था कि उन्होंने रिजीम चेंज, आज जो बात कर रहे हैं ट्रम्प जो है, ये नई बात थोड़ी है। रिजीम चेंज तो उस वक्त शुरू हुई जबकि बुश थे, और बुश से पहले ही शुरू हो गई। ये हुआ था कि जो भी कंट्रीज जो है इसराइल के मुआफिक नहीं है, जिसको रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते थे, मतलब जैसे कि सीरिया है, इराक है, लीबिया है, और आपका सूडान है, यमन है, और उसमें ईरान भी शामिल है, कि इनके यहाँ रिजीम चेंज हो, मतलब इनके यहाँ ऐसी गवर्नमेंटें ले आओ जो कि फिर इसराइल के साथ दोस्ती करने पर मजबूर हो, या कम से कम उससे लड़ाई करने को कान पकड़ ले कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो इन्होंने सब कर लिया। बचा कौन? बचा सिर्फ ईरान। इस लिस्ट में 7 कंट्रीज थे, इस लिस्ट में सबको ईरान ने माफ कीजिएगा, अमेरिका और इसराइल ने खत्म कर दिया, तोड़ दिया उसको। आज भी वो अपने पांव पे नहीं खड़ पाए। देख लिए, लीबिया वाले अपने पांव पे नहीं खड़ा हो पाए, इराक वाले अपने पांव पे नहीं खड़े हो पाए, सीरिया वाले अपने पांव पे नहीं खड़े हो पाए। यमन में क्या बुरी हालत है। तो ये चाहते हैं कि इस अब जो बचा है ईरान बचा है। ईरान पे हमला करने से पहले उन्होंने ईरान के, जिसको प्रॉक्सी बोलते हैं, मतलब प्रॉक्सी क्या है भाई, हर आदमी या हर कंट्री या हर ग्रुप या हर जो है कोई भी होता है वो उसके अपने दोस्त होते हैं। अब इनके दोस्त यमन में जो हूथी या अंसारुल्लाह है, इनके दोस्त वहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह है, इनके दोस्त कुछ इराक में उसको अल हश्द शाबी बोलते हैं, पॉपुलर रेजिस्टेंस वहां पे एक तरह से है, जो कि अलग से शिया के मिलिशियाज हैं, ये इनके हैं। तो पहले इन्होंने इनको तोड़ा, पहले हमास को तोड़ा। अब हमास समझ लीजिए एक तरह से अब ताकत नहीं रह गई है, इसराइल रोजाना मार रहा है, देख रहे हैं आप जो है। अभी उन्होंने सरेंडर तो नहीं किया है, लेकिन ये कि एक तरह से उनको तोड़ दिया है, और उनकी ताकत मैं समझता हूँ 60-70% उन्होंने तोड़ दिया है। उसके बाद हिजबुल्लाह को इन्होंने तोड़ दिया है। देखिए, आप अटैक ऐसे नहीं करते हैं कि उसको बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ही तोड़ दें। अब इन्होंने अटैक ऐसे ही किया, एक एक दिन में 300-300 200 स्ट्राइक्स, सॉरी 200-300 बार हवाई जहाज जा करके उन्होंने फ्लैट कर दिया पूरा आपके साउथ लेबनान को। छोटी सी पट्टी है, कोई बहुत बड़ी पट्टी जैसे गजा है वैसे समझ लिए वो भी है, उसको उन्होंने कर दिया। और वहीं पर हिजबुल्लाह के जो भी उनके डिपो थे, या उनकी जो फौज थी 40-50 हजार रही होगी, उसमें बड़ी हद तक उन्होंने उनकी तबाही मचा दी। उनके जो लीडर थे हसन नसरुल्लाह, उनको उन्होंने मार दिया, उनके कमांडर्स को मार दिया, उनके बहुत से लोगों को बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल टेररिज्म में एक वो है कि उन्होंने वहां पर ऐसे पेजर भिजवाए जिसको के चलाते ही जो है वो फटता था और लोग मर गए। नहीं, बहुत कुछ हुआ। कितने और लोगों को मारा इसराइल ने। इस्माइल हनिया को, जो कि गेस्ट है ईरान में, उनको वहां पे मारा। ऐसे ही
ईरान के जो कमांडर जो थे फौजों के, उनको सीरिया में मारा। बहुत सा है, मतलब जो कोई कंट्री करता नहीं है ऐसी, जो ये इसराइल करता है कोई और कंट्री नहीं करता, ये हद नहीं पार की जाती। तो इन्होंने सब तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो है ईरान अकेला हो गया है, अब ईरान को मारो। अब बहाना क्या है, जैसे कि इराक में हुआ था, सद्दाम हुसैन को उन्होंने कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आखिर में खुद अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इराक तबाह हो गया और सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, सब कुछ हो गया, और आज तक भी इराक खड़ा नहीं हुआ। हालांकि इराक एक जमाने में जो मिडल ईस्ट के जो बड़े और स्ट्रांग जो कंट्रीज होते हैं उसमें था, और वहां की करेंसी जो है मैं समझता हूँ स्ट्रांगेस्ट, दुनिया भर में स्ट्रांग थी। आपके इंडियन रुपए के कोई 250 रुपए में एक उनका दिनार मिलता था। ये बहुत ही स्ट्रांग कंट्री था वो था। आज वो बिल्कुल अपने पांव पे खड़ा नहीं है। तो अब कौन बचा है, एक ईरान बचा है। ईरान पे उन्होंने सैंक्शंस, अब ईरान जो है, अब जरा सा पीछे हटे हैं तो ईरान जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, अच्छा खासा सबसे बड़ा कंट्री उस एरिया में ईरान ही है। और ईरान के लोग बहुत ही ज़हीन बहुत हैं, और बहुत ही पुरानी जो है 3-4 हजार साल की उनकी सिविलाइजेशन है। और उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने किया है, दुनिया उनको मानती है। उनको बहुत से जो है साइंसेज वगैरह में, आर्किटेक्चर कौन कौन में बहुत उनकी तरक्की बहुत ही पहले, हजारों साल पहले से चले आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो पारसी हैं भाग के वहां से आए हुए थे किसी वजह, जब इस्लाम वहां पे आया तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो तो फायर के को पूजा करते थे, आग को पूजा करते थे, अब उनको इजाजत नहीं मिली। हालांकि आज भी मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ, वहां पे भी आज भी खुले हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो यहाँ हिंदुस्तान आ गए। तो ये बहुत ही ज़हीन किस्म की कौम है। अब इन्होंने जो है पहले, ये सन 53 की बात है कि इसी तरह का एक वहां पर एक ईरान में अमेरिका और इससे पहले ब्रिटेन जो है उनको एक तरह से गुलाम बनाए हुए थे, और उनकी रिसोर्सेज मतलब खास करके ऑयल ऑयल भी वहां बहुत निकलता है, गैस भी वहां बहुत निकलता है, बहुत ही चीप जो है प्राइस पे उनसे लेते थे। और फिर जो पैसा भी आता था वो सब पैसा भी वो वापस चला जाता था, इंग्लैंड और अमेरिका चला जाता था, वहां पे जाकर के उनसे सामान, ऐसा सामान खरीदते जिसकी कोई जरूरत उनको नहीं है। तो इन्होंने सन 53 में जो सन 50 में वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर आया, उनका नाम था मुसद्दिक। मुसद्दिक जो है उस सोच के आदमी थे कि ईरान को आजाद होना चाहिए, ईरान को गुलाम नहीं होना चाहिए, ईरान के अपने जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल वगैरह हैं, उस पर ईरान का जो कब्जा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और जो प्राइस सही मानों में हमको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो इनको वो पचा नहीं। और उनको जो है मुसद्दिक को अमेरिका ने जो है उनको उनकी गवर्नमेंट टॉपिल की, जैसे कि आज रेजिम चेंज हो रहा है ना। सन 53 में ईरान में उन्होंने रेजिम चेंज किया, मुसद्दिक को निकाला, उसको मुसद्दिक को जेल भेजवाया, और दूसरी गवर्नमेंट बनाई जो कि पूरी तरह अमेरिका के साथ थी। जो ये शाह जी साहब थे, ये पूरी तरह से अमेरिका के साथ थे, भाई कुछ भी करो बस मुझे यहाँ कुर्सी पे बैठे रहने दो, मुझे ऐश करने दो। तो वो चीज चली 79 तक। 79 में वहां पे इस्लामी इनकलाब आया, उसके बाद ये बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा धक्का था अमेरिका के लिए। वहां का इस्लामी इनकलाब बहुत बड़ा धक्का था कि इतना हम इनको चूस रहे थे, इनकी मार्केट हमारे कब्जे में थी, इनका ऑयल इनका गैस हम जो है अपने मनमाने प्राइस पे ले रहे थे, अब ये बंद हो गया। तो अब उन्होंने तब से सैंक्शन लगा रखे हैं, मतलब 79 से ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शन। इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं, ये हुआ बता तो दो कि खुमैनी हम वहां साहब को पे तो कैसे यहाँ आ रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं, जरा से ये बता दूं मैं। तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, और सैंक्शंस हमेशा बढ़ते जाते हैं। अभी कुछ लोगों पे, कुछ कंपनियों पे, आर्मी पे, इस पे उस पे, धीरे धीरे पूरे मुल्क पे आप अपना सामान नहीं बेच सकते, अपना ऑयल नहीं बेच सकते, अपना गैस नहीं बेच सकते। तो आज जो भी बेचता है, इंडिया को भी बेचता है, वो सब स्मगल होता है। वो ऐसे कुछ तरीके बनाए हुए हैं, वहां से निकलता है कहीं और जाता है, वहां पेपर बदले जाते हैं, वहां से फिर आता है वहां से, और बहुत ही सस्ते दाम में। अगर अगर ऑयल आज $70 का आम मिल रहा है तो उनको 40-45 में बेचना पड़ता है, इसलिए कि वो सब मतलब गड़बड़ घोटाला करके किसी तरह से वो बेच लेते हैं ताकि उनको भी जिंदा रहना है। तो ये सैंक्शंस के बावजूद, अब ये बात बहुत अहम है। देखिए सन 80 में जब इनकलाब आया था, तब से मैं ईरान जा रहा हूं। मैं अच्छा सन 80 से जब इनकलाब आया, उसके फौरन बाद से, उस वक्त जब मैं पहली दफा गया तो ईरान एक टूटा फूटा मुल्क था। अब आप सोच लीजिए, एक मालदार मुल्क है, बहुत जमाने से वहां तेल और गैस निकल रहा है, उसके अलावा भी वहां पर ये ड्राई फ्रूट्स ये वो सब भरा हुआ है वहां पर। उसके बावजूद गरीब मुल्क है, हर चीज टूटी फूटी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, बिल्डिंगें टूटी फूटी हैं,
बाजार जो है उतने अच्छे नहीं हो सब। ये उस वक्त सन 80 में था, तब से मैं जा रहा हूँ, कभी साल में 2 बार, कभी साल में 1 बार, कभी 2 साल में 1 बार, इस तरह से जाता रहा हूँ। अभी भी मैं गया था मैं। आज जो ईरान है वो समझ लिए यूरोप का एक टुकड़ा है। सारे सैंक्शंस के बावजूद, सारे इस सब के बावजूद, इतनी बेहतरीन सड़कें, इतनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बेहतरीन बिल्डिंगें। हम वहां पर जो है वहां के स्काई स्क्रैपर भी गए, जो कि सिर्फ ईरानी खुद बना रहे थे, कोई बाहर से नहीं आकर के, जिसे आप देखते हैं सऊदी अरेबिया में या दुबई में बाहर के लोग आके बना देते हैं। बाहर के लोग नहीं, वो खुद बना रहे थे, हमने अपनी आंख से देखा। और वो दुनिया का 4था या 5वां सबसे ऊंचा स्काई स्क्रैपर था तेहरान में। तो वो सब कुछ कर रहे हैं इसलिए कि वहां करप्शन खत्म हो गया। जो बाहर जो पैसा फालतू में जा रहा था अमेरिका वगैरह, वो सब बंद हो गया। तो ये पछता नहीं अमेरिका को। अभी इन्होंने इसको इसराइल को इस्तेमाल किया, इसराइल को। अब इसराइल कह रहा है इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन है। अरे भाई है ही नहीं। ये नेतन्याहू साहब 98 से ये बोल रहे हैं। 98 को आज कितने साल, 27 साल हो गए ना। वो तब से बोल रहे हैं कि ये 2-3 महीने बना लेंगे, 2-3 महीने बना लेंगे। वो कहाँ बना लेंगे? आज भी खुद अमेरिका जो है, वहां के जो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसका तुलसी गबर्ट, उसने अभी, हालांकि अभी बदल दिया है, लेकिन 2-3 महीना पहले उसने बयान दिया था कि हमारी जो असेसमेंट ये है कि वो जो है अभी अगर बनाना भी चाहेंगे तो 3 साल दूर है। मतलब कोई भी वो नहीं है कोई। अब ईरान खुद कह रहा है, ईरान का यहाँ फतवा है, ईरान के यहाँ जो सबसे बड़े जो जो इसको के सुप्रीम लीडर बोलते हैं, वो खुद रिलीजियस स्कॉलर बहुत बड़े हैं। उनका एक फतवा, फतवा मतलब एक रिलीजियस ओपिनियन है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना हराम है, इसलिए कि ये मास डिस्ट्रक्शन का काम है और ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये इससे हजारों लाखों लाखों लोग मरते हैं। तो ये उनकी वो पोजीशन है। और उन्होंने एनपीटी पर साइन भी किया हुआ है। एनपीटी जो है वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वो रिएक्टर वगैरह नहीं होता, वो साइन करते हैं कि भाई हम जो है अगर न्यूक्लियर अपने यहाँ रिएक्टर बनाएंगे तो उसको हम सिर्फ पीसफुल इस्तेमाल के लिए करेंगे, मेडिकल साइंटिफिक वगैरह करेंगे, हम कोई हथियार नहीं बनाएंगे। साइन साइन किया हुआ है, जबकि ईरान ने साइन नहीं किया हुआ। और ईरान जो है कम से कम सन 1980 से, जबकि वनूनू उनका एक आदमी भाग के लंदन गया था, जिसके बारे में पिछली दफा मैंने बताया था, तब से दुनिया को मालूम है, बल्कि उससे पहले से मालूम है दुनिया को, लेकिन वो तो वहीं से आया था, उसने बता दिया कि हमारे यहाँ एटम बम बना हुआ है। तो उसके बावजूद एक है जिसके पास एटम बम बना हुआ है, 800-900 एटम बम मौजूद हैं। वो एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसके पास नहीं है, जो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो कह रही नहीं है। अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर जो है तुलसी गबर्ट कह रही है कि इनके पास नहीं है। उसके बाद भी उस पर हमला किया गया। अब उनका ख्याल ये था कि इसराइल जो हमला करेगा, जो 12 दिन पहले हुआ था, कि इसराइल सब खत्म कर देगा। अब आपने देखा होगा 12 दिन जब जब पहले जिस दिन हमला किया, उसके बाद इसराइल में कितना नाच कूद रहे थे। अरे इतना बड़ा काम कर दिया, इतना कर दिया, खत्म कर दिया। अब तो उनको हमने 10-15 8 साल 10 साल 15 साल पीछे कर दिया, अब तो बना ही नहीं पाएंगे, क्या क्या कूद रहे थे। लेकिन जो हुआ वो उससे जो है इनकी आंख खुल गई। अब ईरान ने जवाब देना शुरू किया। वो समझते थे कि ईरान तो बस ऐसे ही है, वो जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने इनको मारना शुरू किया। ये भी मार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तक जो सारी जो 1948 से लेकर के आज तक जो सारी जंग इसराइल की हुई है, चाहे वो सीरिया से हुई हो, चाहे इराक से भी एक तरह से हुई है, जॉर्डन से हुई है, इजिप्ट से हुई है, लेबनान से हुई है, फलस्तीनियों से हुई, उसमें इसराइल ने सिर्फ मारा है। और इसराइल ने मार नहीं खाई है, बिल्कुल उसकी हिस्ट्री में नहीं है मार खाई है, सिर्फ मारा है। अचानक जो है उसको जो है इसराइल पे हमला, मतलब इजिप्ट पे हमला कर दिया, जॉर्डन में हमला कर दिया, सीरिया पे हमला कर दिया अचानक, और सब उनके जो है हवाई जहाज वगैरह तोड़ दिए, जंगी जहाज मतलब तोड़ दिए, और वो बिल्कुल हाथ पांव उनके जो है ना कट गए बेचारों के। तो वो समझ रहे थे यही ईरान के साथ होगा, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जवाब देना शुरू किया। ईरान के पास वो सोफिस्टिकेटेड जो है हवाई जहाज नहीं जो कि इसराइल के पास है, F-60 F-35, जो कि अमेरिका किसी को नहीं देता, सिर्फ ईरान, इसी भी इसराइल को दिया हुआ है। F-35 जो मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है, जिसको स्टेल्थ बोलते हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसको रडार नहीं पकड़ता है। मतलब वो आपके यहाँ आएगा और आपका रडार लगा हुआ, लेकिन उसको देख नहीं पाएगा, उसको आगे मार के चला जाएगा।
तो वो सब इन्होंने इस्तेमाल किया और वो समझते थे कि इससे करके वो सब काम पूरा हो जाएगा। वहां की जो ताकत है, न्यूक्लियर ताकत को खत्म कर देंगे, रॉकेट्स की ताकत वो खत्म कर देंगे, रॉकेट्स के जो डिपोज हैं, साइलोज हैं, कौन कौन सबको खत्म कर देंगे और ईरान जो है फौरन सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सरेंडर नहीं हुआ, बल्कि वो जी, जी। मुस्तकिल मारते रहे। आज सुबह भी मारा है, आज सुबह ही मारा। उसके बाद ट्रम्प साहब रात को आए हमारे टाइम से, हिंदुस्तान के टाइम से 3:30 बजे, कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है। अब देखिए 2 दिन पहले से इसराइल कह रहा है कि हमको सीज फायर चाहिए। पहली दफा जो है सन 48 से लेके आज तक इसराइल ने पहली दफा कहा है कि मुझको सीज फायर चाहिए। अब तक तो वो मारते ही रहता था, दूसरे लोग कहते थे मुझे सीज फायर चाहिए। तो अब 2 दिन से इसराइल कह रहा मुझे सीज फायर चाहिए और ईरान ने ये कहा कि ठीक है, इसराइल जब बंद कर देगा मारना हमको तो हम भी बंद कर देंगे। मतलब उनकी ये पोजीशन थी। उसके बीच में जब अमेरिका ने देखा कि इसराइल तो काम नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने आकर के उनके जो हवाई जहाज B-52 बोलते हैं, जो कि कहते हैं कि दुनिया का सबसे जो सोफिस्टिकेटेड हवाई जहाज है, जिसमें वो बम आते हैं जो कि बंकर बस्टर होते हैं, कि 20-20 30-30 मंजिल नीचे जमीन के नीचे वो बम मार सकते हैं। उसको भी उन्होंने 2 दिन पहले इस्तेमाल किया। और अगर इसराइल, माफ कीजिएगा, ईरान की माने तो वो कामयाब नहीं था। इस माने में वो कह रहे हैं कि हमने जो हमारा एनरिच यूरेनियम था वो हमने कहीं और भेज दिया था। तो आपने अटैक तो किया, लेकिन जो असल जो चीज थी वो आपको मिली नहीं है, उनका कहना है। हमको मालूम नहीं क्या है, इसलिए कि सही माने में न ईरान बता रहा है और न सही माने में इसराइल बता रहा है। लेकिन जो फुटेज भी आ रहा है खास तरीके से इसराइल के, वो बहुत ही तबाही, मतलब वहां पे ऐसी तबाही उन्होंने कभी देखी ही नहीं। मतलब पूरे मुल्क में, चाहे वो बीरशेबा हो नीचे, या उसमें हैफा हो, उसमें याफा हो, उसमें तलवीव हो, उसमें बेंगोरियन एयरपोर्ट हो, उसमें और वाइजमैन इंस्टीट्यूट वहां का समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ बंगलोर में इंडियन स्कूल ऑफ साइंसेज है, सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन वहां पे है, वाइजमैन इंस्टीट्यूट, उसको उन्होंने मार दिया उसको। और इसराइल कह रहा है कि हमारी जो है हजारों करोड़ रुपए की जो हमारी जो काम हुआ था वहां पे जो था वो सब तबाह हो गया। अब हम बहुत पीछे चले गए। तो इसके बाद ये उनके लिए ताज्जुब की बात थी। वो समझते थे कि बस हम ईरान को मार लेंगे और होगा कुछ भी नहीं। लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि नहीं, वो मार सकता है। बल्कि जब अमेरिका ने भी कहा तो इन्होंने भी, कल रात को देखा होगा आपने, उन्होंने कतर पे, कुवैत पे, यूएई पे, उनके जो अड्डे हैं, उनके मुल्कों पे नहीं, कतर पे हमला नहीं किया, यूएई पे, कुवैत पे नहीं किया, बल्कि वहां जो अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी अड्डों पर किया और उन मुल्कों को बता दिया कि भाई हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन अड्डों पे कर रहे हैं। तो ये भी अजीब बात थी, इसलिए बहुत धमकी दे रहे थे इस ट्रम्प साहब कि अगर तुम करोगे तो हम देखो तुमको बिल्कुल तबाह कर देंगे, तुमको माल नहीं कहाँ पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने किया। इसके बाद आके इन्होंने मजबूरन, इसराइल ने भी और ट्रम्प ने भी, लेकिन ट्रम्प को भी मालूम हो गया है कि ये एक तरफा नहीं रहेगा। मतलब सिर्फ हम नहीं मारेंगे, बल्कि वो भी, भाई हम मारेंगे 100, लेकिन वो 20-25 तो मार ही लेंगे। लेकिन वो चाहते नहीं कि हमको कोई मारे। ये इसराइल का और अमेरिका का दोनों का है। तो उन्होंने अब इस तरह से एक तरह से सीज फायर करा दिया और मेरे ख्याल में आधे एक घंटा पहले सीज फायर हो गया है मेरे ख्याल में। लेकिन फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि ईरान ने लड़ाई लड़ी, ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान इजिप्ट या जॉर्डन या सीरिया की तरह से नहीं रहा कि उन्होंने हाथ उठा दिया और झंडा उठा दिया सफेद, ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने लड़े। अब उनको मालूम हो गया, मैं समझता हूँ ये आगे की भी पेशबंदी है। आगे हमला करने की कोशिश अब इसराइल नहीं करेगा, इसलिए कि जवाब मिलेगा। इसराइल समझता था कि बस मारेगा और बस फतह हो जाएगी और सरेंडर कर देंगे। लेकिन मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, न फतह हुई, न सरेंडर किया, बल्कि वो लड़ते रहे। उन्होंने कम मारा हो, लेकिन मारा जरूर है। इसलिए कि आज तक सन 48 से लेके आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि इजिप्ट ने उनको मारा हो या जॉर्डन ने उनको मारा हो या सीरिया, जिससे लड़ाई हुई है, 3 मुल्कों से लड़ाई होती रही है उनकी, किसी ने उनको नहीं मारा। जरा छोटी मोटी स्कर्मिशेस हुई है, कुछ हुआ है, लेकिन हमेशा पलड़ा जो है इसराइल का ही भारी रहा और उनकी तरफ से सिर्फ सरेंडर ही रहा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज हो गया है और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अब इसराइल जो है वो कुछ शराफत से रहने का सीखेगा कि भाई इंसानियत से रहो,
लोगों के जो हक जी, है उनको मत मारो, लोगों को भी रहने दो, अगर तुमको यहाँ रहना है तो उनको भी रहने दो उनको, और उनका भी हक मानो। तो मैं समझता हूँ इसका ये सबक है कि इसराइल जो है अब अपनी जो है, यानी जैसे कहते हैं कि ऊँट जब पहाड़ के हाँ, नीचे आता है तब मालूम होता है कि हम जो है हम छोटे ही से हैं। तो अब वो पहाड़ के नीचे आया है इसराइल, अब उसको उसकी आगे से मैं समझता हूँ कि उसकी जो जो तरीका होगा वहां पे रहने का वो जैसा बदलेगा। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक दिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि यहूदी जिसको हिटलर ने इतना तबाह कर दिया था, वो कौम कुछ ही वर्षों में इतना लालची कैसे हो गया, इतना पागलपन कैसे हो गया कि जिस मुल्क ने उसे पनाह दी, वहीं आकर वो पूरा सब कब्ज़ा कर लिया। ये थोड़ा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे जीव लोग कहते हैं बहुत देखिए ऐसा है इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े-बड़े लोग। जी, देखिए ऐसा है कि हिटलर ने जो किया था वो गलत किया था। वो हाँ, बिल्कुल गलत था, और दुनिया में किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, सब ने उसकी निंदा की। हुँ, और लेकिन जो हिटलर ने किया, इसको हॉलोकॉस्ट वहां बोलते हैं, जी, और हॉलोकॉस्ट को इस्तेमाल करके इसराइल को जस्टिफाई किया गया। मतलब हॉलोकॉस्ट को इसराइल ने या यहूदियों ने खूब इस्तेमाल किया, कहा कि भाई देखो दोबारा नहीं, नेवर अगेन बोलते थे, नेवर अगेन, दोबारा हॉलोकॉस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन उस हॉलोकॉस्ट की असली जो स्पिरिट थी उन्होंने नहीं समझा। भाई अगर आप पे जुल्म नहीं होना चाहिए तो आप भी किसी पे नहीं करेंगे, ये भी जरूरी है। अगर नहीं हॉलोकॉस्ट करेंगे, जो है राइट। जूस के साथ नहीं होना चाहिए तो फलस्तीनियों के साथ भी नहीं होना चाहिए, इजिप्शियन के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेबनीज के साथ भी नहीं होना चाहिए, सीरियन के साथ भी नहीं होना चाहिए। सीरिया देखिए, आज वहां पे एक इनकलाब आया है, वहां पे नई गवर्नमेंट आई है, लेकिन इसराइल मुस्तकिल वहां पर अटैक कर रहा है। उनकी सारी आर्मी को खत्म कर दिया, उनके रॉकेट्स को खत्म कर दिया है, उनको डिपोज को खत्म कर दिया है। और अभी कल परसों जो है, जो वहां का जो कैपिटल है डमास्कस, उसके आउटस्कर्ट्स तक समझ लीजिए, जैसे हमारे दिल्ली और गुड़गांव गुड़गांव तक वो आ गया और लोगों को पकड़ के ले गया और बिल्डिंगें तोड़ के गया। तो ये जो गुंडागर्दी है ये ठीक नहीं है। अगर इसराइल जी, चाहता है कि वो नेवर अगेन हो तो नेवर अगेन उसको हर एक के साथ करना पड़ेगा। तो उसने हाँ, सीखा नहीं इस बात को। बल्कि अगर कहा जाए तो इसराइल ने गजा में जो किया है, अभी आप देखिए कि मैं समझता हूँ हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप किसी को खाना पानी सब बंद कर दें, उसके बाद कहें कि वो देखो खाना रखा हुआ आके ले जाओ, और वो आके ले जाता है, आप रोजाना गोली मारते हैं उसको। रोजाना 30 40 50 60 आदमी वो हैं जो कि उस खाने को, यानी बोरियां जो कि आटा वाटा रखे रहते हैं उनको लेने के लिए आते हैं, उन पे इसराइली जो है अटैक करते हैं। ऐसा दुनिया में कभी आपने देखा? कभी ऐसा नहीं, नहीं हुआ होगा। ये तो इंसानियत के खिलाफ है ये। फिर उनके सारे घर आपने 70% उस वक्त कहा जा रहा है, 2 3 महीना पहले, अब समझता हूँ 80 हो गया होगा, इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ और जो बिल्डिंग विल्डिंग खड़ी उसको भी तोड़ते रहते हैं। सारी मस्जिदें, कोई 800 मस्जिद थी वहां पे तोड़ दिया। कोई 11 जो है यूनिवर्सिटियां थी वहां पे, उसको 11 यूनिवर्सिटियों को तोड़ दिया। कोई 30 35 अस्पताल थे, अस्पतालों को तोड़ दिया। मतलब इसराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कि कोई भी दरिंदा कोई भी होता है जो जंगल वाला वो करता है, वो किया। तो इन्होंने हॉलोकॉस्ट से कोई सबक नहीं सीखा उन्होंने। जो कि जी, जो बुनियादी बात इसके अंदर है, हॉलोकॉस्ट गलत था, लेकिन वो सबके लिए गलत था, सिर्फ जूस के लिए नहीं। जी। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, इतिहास परख, है ना? पूरा फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है, पूरा सुनिए और लोगों को सुनाइए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया, सर। थैंक यू।